देखिए, यूरिन में किसी भी तरह का बदलाव कुछ न कुछ बीमारियों का इंडिकेटर है। नॉर्मल फ्लो में अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं और वहाँ पे झाग परसिस्टेंटली बना रहता है, हाफ एन आवर तक भी रहता है, इसका मतलब कि आप प्रोटीन लॉस कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग मान के चलते हैं कि रात में हम 2-3 बार अगर यूरिनेट करने के लिए उठ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, जबकि ऐसा नहीं है। फर्स्ट मार्कर होता है यूरिन में रेडनेस आना, रीनल सेल कैंसर का, ब्लैडर कैंसर का, प्रोस्टेट। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी है या आप प्रोन हैं किसी बीमारी की, जैसे आप डायबिटिक, तो उसका एक शेड्यूल है कि ये चेकअप इतने दिनों पे होना चाहिए। इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की है। हर 3 जिनको ईडी है, हर 3 जिनको मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उस 3 में से एक आदमी इसके बारे में मालूम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको मुझे लीड करना पड़ता है। क्या आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है? सीडेंट्री लाइफ स्टाइल ईडी के लिए एक बहुत बड़ा वजह है। ऐसे ही लोग तो डिसलिपिडीमिया और ओबेसिटी में जाते हैं, जो वन ऑफ द रीजन है ईडी का। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं देसी डोज। देसी डोज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर, और स्वास्थ्य में बेसिकली एक ऐसे डॉक्टर से बात करेंगे हम जो डील करते हैं यूरोलॉजी संबंधित रोगों को, जो किडनी और उससे रिलेटेड होता है। तो इस पर विशेष जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट देसी डोज में। ये धन्यवाद देसी डोज की पूरी टीम को। और सबसे पहले आपके जो बोर्ड जो आपका है उस पर लिखा हुआ है MCH, यूरोलॉजी एंड रेनल ट्रांसप्लांट। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बात करें तो एमबीबीएस ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई होती है मेडिकल साइंस में। उसके बाद की पढ़ाई जो ग्रेजुएशन के बाद की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, एमए एमएससी की पढ़ाई होती है, वो फिर एमएस और एमडी में डिवाइड होता है। एमडी जो लोग फिजिशियंस होते हैं और एमएस जो सर्जन्स होते हैं। सर्जन। तो हमने अपना एमबीबीएस और एमएस किया पीएमसीएच पटना से, और एमएस में मैं अपना गोल्ड मेडलिस्ट रहा। फिर मुझे यूरोलॉजी की तरफ रुचि बढ़ी। यूरोलॉजी एक मेडिकल साइंस की विधा है जिसमें किडनी रिलेटेड और यूरिन फॉर्मेशन से लेकर के यूरिन डिस्चार्ज तक का प्रॉब्लम्स को देखा और सुना जाता है। तो एक उसका ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है इनफर्टिलिटी, मेल सेक्सुअल हेल्थ, और इसके साथ साथ उनकी सर्जरीज। तो ये यूरोलॉजी के अंदर पूरा आता है। तो मैंने अपने एमएस के बाद यूरोलॉजी को एज ए सुपर स्पेशलाइजेशन अपना सब्जेक्ट चूज किया। इसके बहुत सारे कारण हैं। और इसके बाद मैंने एमसीएच किया, और मैं आगे इसी तरह के मरीजों को देखता और ट्रीट करता हूँ। अच्छा, आप देखिए यूरोलॉजी जैसे मूत्र संबंधित रोग, जी हाँ। तो देखिए इसको लेके मैं जो जनरली देखता हूँ कि इसको लेके लोगों में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो किस तरह की अवेयरनेस इसमें ज़रूरी होती है? जैसे सिंपली यूरिन जो होता है हमारा, यूरिन में जैसे कुछ लोगों का ये है कि यूरिन में झाग आता है जब वो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, तो इसको नॉर्मली लोग मानते हैं कि नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्या इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये किसी रोग का लक्षण है या कुछ और? देखिए, यूरिन में किसी भी तरह का बदलाव कुछ न कुछ बीमारियों का इंडिकेटर है। तो ये आपके शरीर से डिस्चार्ज होने वाला वो पार्ट है जिस पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी चीजों को बारीकी से आपके दिमाग की बीमारियों को, आपके शरीर की बीमारियों को पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैं शुरू करता हूँ, जैसे आपने पहला सवाल रखा कि झाग आता है बहुत लोगों को। झाग बहुत चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका यूरिन, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप तेज स्पीड से, यूरिन का फ्लो आपका फास्ट है, तो टेम्पररली झाग आ सकता है, जो इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी अगर आप नॉर्मल फ्लो में अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं और वहाँ पे झाग परसिस्टेंटली बना रहता है, हाफ एन आवर तक भी रहता है, इसका मतलब कि आप प्रोटीन लॉस कर रहे हैं। ये सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है, आपको प्रोटीन का लॉस हो सकता है आपके शरीर से। ज़रूर इसके लिए सावधानी बरतनी है और आपको अपने क्लिनिशियन से उसके बारे में बात करनी है। बात करनी है। बिल्कुल बात। एक चीज़ और डॉक्टर साहब, जैसे कई बार ऐसा हुआ कि
किसी को सामान्य बुखार हुआ, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए, मेरे साथ ही ये घटना हुई है, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि निकट भविष्य में 10 दिन 15 दिन, अब 8 दिन पहले आपने कोई यात्रा की है ट्रेन वगैरह में? तो मैंने कहा कि हाँ। तो बोले कि अपना यूरिन टेस्ट करवा लीजिए। तो क्या जो सार्वजनिक शौचालय हैं, उनका ऑफन जैसे प्रायः यूज़ करें हम, तो क्या उससे भी कुछ यूरिन रिलेटेड डिजीज़ होने की संभावना रहती है क्या? बिल्कुल, यूटीआई बहुत ही कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों पर। ऑब्वियसली फीमेल में इसकी संख्या ज़्यादा है। उसका रीज़न है कि फीमेल का यूरेथ्रा का साइज़ मेल के यूरेथ्रा के साइज़ से कम होता है और यूरेथ्रा और एनस के बीच का जो डिफरेंस है वो फीमेल्स में कम होता है। तो फीमेल ज़्यादा प्रोन है यूटीआई के लिए, अच्छा। मेल की अपेक्षा। लेकिन जब भी आप गंदगी का सामना करिएगा, कॉमन टॉयलेट्स में अगर पहले से कोई इन्फेक्टेड पर्सन गया है, उस तरह से फ्लश का यूज़ नहीं हुआ है, हाइजीन मेंटेन नहीं है, ऑब्वियस है आपको भी हो सकता है। हो सकता है। बिल्कुल हो सकता यूटीआई यूरिन ट्रांसमिटेड है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट ओह, इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक और चीज़ डॉक्टर साहब, जैसे ये जो हमारा यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको लेके पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। उसको लगता है कि सब कॉमन है। तो क्या ऐसी चीज़ें हों, लोगों को ये लगे कि नहीं भाई हमको इसके प्रति सीरियस होना है? वैसे तो हमारे यहाँ लोग पूरे हेल्थ को लेके ही सीरियस नहीं बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, है। आपने जब सही तक एकदम मतलब टूट नहीं जाएँगे, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे। देखिए, उपलब्धता पे भी बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैं पिछले 2 साल से बक्सर में सेवाएँ दे रहा हूँ। वीक में 1 ही दिन आ पाता हूँ, मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं पटना में सर्विस देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जब मैं आया था, तो देखा था कि नहीं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि क्या बीमारी हो सकती है। लेकिन अब देख रहे हैं कि धीरे-धीरे बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं कि हमको यूरिन का प्रॉब्लम है, हमको यूरिन का प्रॉब्लम है। तो वो समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। जैसे बहुत लोग मान के चलते हैं कि रात में हम 2-3 बार अगर यूरिनेट करने के लिए उठ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, जबकि ऐसा नहीं है। रात में 1 बार और 1 बार से ज़्यादा उठना ही एबनॉर्मल है। तो रात में अगर 1 बार से ज़्यादा उठ रहे हैं तो एबनॉर्मल है। दिन में 5 से 6 बार से ज़्यादा अगर जा रहे हैं आप यूरिनेट करने तो एबनॉर्मल है। उसी तरह से अगर यूरिनरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी वो एबनॉर्मल है। यूरिन अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है या बहुत ज़्यादा व्हाइट हो रहा है, तो भी एबनॉर्मलिटी है। जैसे सिंपली मैं बात करूँ कि यूरिन के कलर पे आप बात कीजिए। तो नॉर्मल जो होता है वो लाइट येलो और अम्बर कलर का यूरिन होता है, ठीक है? लेकिन जैसे ही कुछ डार्क हुआ इसका मतलब कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। डिहाइड्रेटेड का वजह हो सकता है आपको डायरिया है, डिसेंट्री है, फीवर है, कुछ भी है, आपने वाटर इंटेक का कम लिया कम लिया। तो वो गाढ़ा हो जाएगा। वैसे ही एकदम से पतला अगर यूरिन हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। उसी तरह से अगर रेडिश आ रहा है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्टोन डिजीज, इसके अलावा वो कैंसर तक के, रीनल कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर, ब्लैडर कैंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यूरिन जो है रेड आता है। फर्स्ट मार्कर होता है यूरिन में रेडनेस आना, रीनल सेल कैंसर का, ब्लैडर कैंसर का, प्रोस्टेटिक कैंसर। तो जो यूरिन रिलेटेड जो कलर है, यही बहुत कुछ आपको बता देता है। अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज़ और, अब अभी आपने चर्चा की तो मेरे दिमाग में आया, जैसे ये जो स्टोन होता है किडनी में, मैं अभी कुछ दिनों पहले, मेरे एक जान पहचान के व्यक्ति हैं, मैंने उनका ऑपरेशन करवाया। मतलब क्या बताऊं, मुझे लगा कि लगभग 75 से 80 ग्राम एकदम छोटे 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 पूरे उसमें स्टोन थे। ये कैसे बनता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या बिना, जैसे अगर किसी के गाल ब्लैडर में स्टोन है तो क्या बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो सकता है? देखिए, स्टोन कई जगह आपको बन सकता है। वो आपके गॉल ब्लैडर में बन सकता है, आपकी किडनी में बन सकता है, आपका किडनी का जो रास्ता है जिसको यूरेटर बोला जाता है, पाइप, उसमें बन सकता है, अच्छा, उसमें आपकी बनता है। यूरिनरी ब्लैडर में बन सकता है, आपके यूरेथ्रा में बन सकता है। इतनी जगहों पे स्टोन बन 4 से सकता है, 5 जगह। बन सकता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन का बनना उसका एक अलग मेटाबॉलिज्म है, जबकि किडनी सिस्टम में स्टोन का बनना इसका एक अलग मेटाबॉलिज्म है। अच्छा। गॉल ब्लैडर में मेनली कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स या मिक्स्ड स्टोन्स होते हैं, जो फैटी खाना ज्यादा खाने से या फैट के इम्बोलिज्म के डिस्टरबेंसेस के चलते बनते हैं या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के चलते बनते हैं। लेकिन जो किडनी पार्ट में जो स्टोन्स बनते हैं, ये स्टोन्स मेनली मिनरल्स के
प्रॉब्लम के चलते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन की संख्या इसमें बहुत ज्यादा होती है, तो वो उसके चलते बनती है। ये दोनों अलग चीजें हैं। अब रहा कि जब गॉल ब्लैडर का स्टोन बनता है तो उसमें पूरे गॉल ब्लैडर को निकालना होता है, जबकि अगर किडनी का स्टोन है तो इसमें किडनी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें कोई चीरे की भी जरूरत नहीं है। पेशाब के रास्ते से जाकर के फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप से हम लोग किडनी के स्टोन को निकाल सकते हैं, जिसको कि RIRS बोलते हैं। ये एक नई विधा है, हम लोग कॉमनली आजकल कर रहे हैं और पेशेंट इससे काफी सेटिस्फाइड है। अब रहा कि वो कौन से स्टोन है जिनको तुरंत निकालने की जरूरत है और वो कौन से स्टोन है जो खुद से भी निकल जाएंगे। तो अगर पेशाब की नली में फंसा हुआ स्टोन है और वो 5 से 6 mm का है तो वो खुद से निकल सकता है, बशर्ते कि वो किडनी में कोई सूजन न कर रहा हो। उसी तरह से कोई नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन 2-4-5 mm का अगर किडनी में है तो वो भी निकल सकता है, लेकिन हर एक स्टोन निकल जाएगा ऐसा कहना बड़ा ही नामुमकिन है। एक चीज और, जैसे गाल ब्लैडर में जब हम लोग उनका गए थे ऑपरेशन कराने, तो डॉक्टर्स ने ये जो जांच करने वाले थे उन्होंने कहा कि देखिए ये होता है जैसे आपका मल्टीपल है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपका जो उसका दीवार है उसको छेद के बाहर भी निकलने लगता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल और वो स्थिति जो होती है वो कैंसरस भी होती बिल्कुल हो सकती है। इन्फ्लामेशन, है। स्टोन इन्फ्लामेशन कॉज करता है और इन्फ्लामेशन एक टाइप से स्टिमुलाई है कैंसर के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि गॉल ब्लैडर के केसेस में सीए गॉल ब्लैडर के तो क्या केसेस में गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है उसको बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है? नहीं, गॉल उसको ब्लैडर के स्टोन को बिना ऑपरेशन के निकालना वो सिर्फ किडनी और वो जो ट्रैक्ट है पड़ता है। उसके उसके स्टोन स्टोन को ही निकाला जा बिल्कुल सकता है गॉल बिना ब्लैडर के ऑपरेशन स्टोन में पूरे गॉल ब्लैडर को निकालना होता निकालना होता है। डॉक्टर साहब एक बात और, आजकल होल बॉडी चेकअप जो है ना उसका बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि एक बार होल बॉडी चेकअप करा लो। बोले कहाँ करा ले भाई, हमको कोई समस्या है ही नहीं। न न हम मतलब फिजिकली हमको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ना शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम, तो काहे करा। तो ये जो होल बॉडी चेकअप का जो ट्रेंड है इसके बारे में कुछ बताइए हम लोगों को, क्या देखिए, है मैं इसको कैसे है? केवल मार्केटिंग प्रोपेगेंडा समझता हूँ। होल बॉडी चेकअप जैसी कोई चीज नहीं होती है। अच्छा। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी है या आप प्रोन है किसी बीमारी के लिए, जैसे आप डायबिटिक है, तो उसका एक शेड्यूल है कि ये चेकअप इतने दिनों पे होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये तय है कि यही चेकअप करना है। होता क्या है कि आप एक होल बॉडी चेकअप के नाम पे किसी लैब से पूरा चेकअप करा लेते हैं, जिसमें कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ऊपर कम और ज्यादा होता है, जो कि आपको पैनिक करता है, आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाता है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधे आपसे सवाल करते हैं कि आपने ये कराया क्यों, आपको तो जरूरत ही नहीं थी। और अगर पॉइंट 2 बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपकी एंग्जाइटी थोड़ी कम होती है। मेरे समझ से या मेडिकल साइंस इस चीज को कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ चेकअप हो, तो आपको संबंधित डॉक्टर से अगर कुछ सिम्पटम्स आ रहे हैं तो उनसे मिलना चाहिए, या आपके कोई फ्रेंड सर्किल में अगर कोई डॉक्टर है तो उनसे सलाह ले लें कि हमें क्या-क्या जाँच कराया जा सकता है। तो इस तरह से जाँच कराना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो है पैसा, समय की बर्बादी है और पेशेंट की एंग्जायटी को बढ़ाता है। और कोई उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं। बिल्कुल नहीं, जब तक कोई साइन सिम्पटम्स नहीं है। कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो भी एक उम्र के हिसाब से स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। अब जैसे कि PSA टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग का टेस्ट है, ठीक है? अब ये जो है 50 से 60 के एज में रिकमेंड किया जाता है कि इस उम्र में अगर कोई आपके पास मरीज आए तो उनका PSA करके स्क्रीनिंग कीजिए। अब 15 साल का कोई लड़का गया, उसका PSA करके दे दिया, वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ आया, वो UTI में भी बढ़ा हुआ आ सकता है, और वो नेट पे सर्च किया और वो मान के चल रहा है कि मुझे कैंसर है और फलाना-चिलाना डॉक्टर के पास घूम रहा है। ये बताइए ये कहाँ तक जायज़ है? ये बहुत बड़ी बात है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है डॉक्टर साहब, जैसे पानी पीना, क्या बहुत ज्यादा पानी पीना भी हमारे लिए जैसे यूरिन और उससे रिलेटेड डिजीज के लिए कुछ वो हो जाता है उसकी वजह से, या कुछ ये मतलब एक सिर्फ भ्रांति है? नहीं, देखिए, पानी कम या ज़्यादा नहीं पीना है, पानी संतुलित मात्रा में पीना है। तो अच्छा, संतुलित मात्रा क्या हो सकती मतलब अति सर्वत्र वर्ज्यते है? वाला बिल्कुल, हाल है। बिल्कुल। तो पानी की संतुलित मात्रा क्या हो सकती है? तो हमारे शरीर का कुछ खर्च है पानी का। किस चीज़ में? पर्स्पिरेशन में, पसीना हम लोग को आता है, हम लोग यूरिनेट करते हैं, हम लोग टॉयलेट जाते हैं, और इसके अलावा जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें वाटर का यूज़ होता है। ये मेनली 2 टू 2.5 लीटर के आसपास आता है, प्लस 500 हम लोग मान के चलते हैं। यानी कि नॉर्मल वेदर में हम अफ्रीका और इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
नॉर्मल वेदर में 3 लीटर 3.5 लीटर वाटर। अगर आप इससे कम में जाते हैं आप डिहाइड्रेट होंगे, अगर बहुत ज्यादा इससे जाते हैं तो आपका शरीर जो है डाइल्यूट होगा, वो एक सर्किल विशेष सर्किल चलेगा और वो आपके डिहाइड्रेशन को बढ़ाएगा, आपकी यूरिनेशन के प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, आपके जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा। एक चीज और है डॉक्टर साहब, देखिए बहुत बार बार ये चीजें आजकल एक बड़ी कॉमन चीज हो गई है, सोडियम की कमी अचानक से हो जाती है लोगों को, इसका रीजन क्या है? देखिए उम्र दराज लोगों में ज्यादा देखा जाता है हाँ। सोडियम की कमी हाँ, हो रही है, बिल्कुल। खास करके जिनको कोमॉर्बिडिटीज है ऐसे लोगों में सोडियम की कमी देखी जाती कोमॉर्बिडिटीज है। मतलब जैसे कि वो अलग-अलग तरह के रोग हैं। जी हाँ, वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट संबंधी भी उनको बीमारी है, या फिर वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो चुकी है, उन लोगों में ट्यूबरकुलोसिस के लोगों को भी हो सकता है क्या? जो कोमॉर्बिडिटी अगर है तो क्रोनिक डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ऐसे लोगों में सोडियम की मात्रा अचानक से कम होती है। उसका रीजन होता है कि जो एक नॉर्मल सोडियम इंटेक है वो कम कर देते हैं, पानी की मात्रा कम लेते हैं, पर्सपिरेशन बढ़ जाता है, जिसके चलते सोडियम कम हो जाता है। तो इसको हम लोग खाने पीने के द्वारा ही सही कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों में देखा जाता है और ऐसे लोगों में उम्रदराज लोगों में बिल्कुल और बिल्कुल कोमॉर्बिडिटी वाले। कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों में जो सीडेंट्री जिनकी लाइफ स्टाइल। ओके। एक चीज और डॉक्टर साहब, जैसे अभी तो हमने इस पे बात कर ली, अब सेक्सुअल हेल्थ, इसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सेक्स जो है एक टैबू है, प्रतिबंध है, उस पर वर्जना है, वर्जित है, उस पर बात नहीं करनी है, तो ये जो समस्या है, पहले तो हम एक जनरल वे में आपसे एक ये ओपिनियन चाहेंगे कि क्या जो सेक्सुअल हेल्थ है उसकी बात होनी चाहिए सोसाइटी में या नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी ये कि मेल सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बता पाते हैं किस तरह की हैं, क्यों होती हैं, क्या उसका मतलब परसेंटेज वगैरह जो है, इस थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालें, लोगों को बताएं। देखिए मेल सेक्सुअल हेल्थ पे बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसके 2 रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन ये कि इसका अनुपात सोसाइटी में अभी जनरल पॉपुलेशन में, आम पॉपुलेशन जो है उसमें यंगस्टर्स में लगभग 20% मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम 20% है जी। और ये- जो जी ये बड़ा बहुत आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल इसको छोटा आप कह रहे हैं अभी, मतलब मेल्स में जो है, यूथ्स में, जी जनरल पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन जिनके पास मतलब कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन वो नहीं है, हाँ। जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहे 20% है। हैं 20%। तो किस तरह की चीजें हैं इसमें? इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की आती है, यानी कि इरेक्शन में कमी। ईडी किसको बोला जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसको बोला जाता है? और इरेक्शन अप टू सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन परसिस्टेंटली अगर गेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो ईडी है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो 20% जनरल पॉपुलेशन में, जबकि कोमॉर्बिड पॉपुलेशन जिसकी हम बात करें, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कोई हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, डिसलिपिडीमिया है, ऐसे लोगों में 30% से ज्यादा है। अच्छा, मतलब इन 20% के अलावा जी हाँ, जो वो एक स्पेशल पॉपुलेशन है, जो कोमॉर्बिड पॉपुलेशन, उसमें 30% से 40% 60% तक है, 40% मान के चलो, 3 से दुगुना हो गया। तो यंग एज में तो काफी ज्यादा है। एक और आंकड़ा आपको बता रहे हैं, चौंकाने वाला, हर 3 जिनको ईडी है, हर 3 जिनको मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो 3 में से एक आदमी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, अपने फिजिशियन को बताना नहीं चाहता। ठीक है। मैं पर्सनल अगर अपना आंकड़ा बताऊं कि एक दिन में मैं अगर 60 मरीज आता है मेरे पास, तो उसमें से केवल चूंकि मैं यूरोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि वो आंकड़ा जनरल पॉपुलेशन का है, क्योंकि मैं यूरोलॉजी में एक एंड्रोलॉजिस्ट हूं, तो हमारे पास उसको लेके भी लोग आते हैं, क्योंकि थोड़ी जागरूकता तो लोगों में हो रही है। तो जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको मुझे लीड करना पड़ता है, क्या आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है? और ऐसा नहीं है कि ये चीजें केवल यंग एज में देखी जाती है, मेरे पास 60 70 के भी लोग आते हैं जिनको की प्रॉब्लम्स है, बहुत लोग बताते हैं और बहुत लोग नहीं बताते। तो उस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, लीड क्वेश्चंस देने पड़ते हैं, तब वो अपनी बात को खुल के बोल पाते हैं, तो हम लोग उनको ट्रीट कर पाते हैं। तो ये जो जनरल आप कह रहे हैं कि 20% है जनरल पॉपुलेशन, जी हाँ तो ये जो जनरल पॉपुलेशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन तो तभी पता चलेगा ना जब हम कारण की बात करें।
हुआ क्यों? देखिए, मेल सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक साइकोलॉजिकल और एक ऑर्गेनिक। साइकोलॉजिकल में क्या हुआ कि एंजाइटी, स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, ठीक है, कि वो तो किसी ने आपको एक झूठी कहानी सुना दी और आप उसके पीछे लगे हुए कि नहीं ऐसे होता है वैसे। दूसरा कि एंजाइटी, एंजाइटी आज सब लोग को, स्ट्रेस, स्ट्रेस चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, इवन इन रिलेशनशिप स्ट्रेस में हम लोग ने देखा है कि ईडी की बात आती है। अगर आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही तो हो सकता है कि आपके इरेक्शन अप टू सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ना हो। तो वो एक साइकोलॉजिकल पार्ट। दूसरा ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट में हो सकता है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट्स जो कि सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। आजकल मैरिजुआना वगैरह का यंगस्टर्स में काफी यूज बढ़ रहा है, एक मुख्य कारण है स्मोकिंग, वो एक कारण है। इसके अलावा आप जो है कुछ ड्रग्स यूज कर रहे हैं ऐसा, या किसी बीमारी जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, कुछ डायूरेटिक्स हैं जो कि ईडी कराती हैं, आपको पता नहीं, आप कुछ दवाइयां खा रहे हैं जो कि ईडी कर, तो इस तरह से है। तो इनके कारण अब ये ठीक कैसे होंगे? उसी तरह से अगर साइकोलॉजिकल है, हम किसी साइकोथेरेपिस्ट से बात करते हैं, किसी काउंसलर से बात करते हैं, या कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेते हैं तो वो चीजें ठीक होंगी। उसी सब्सटेंस अब्यूज को अगर हम लोग छोड़ते हैं तो होगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ ऐसे जनरल अगर उसकी बात करें तो इसमें एक्सरसाइज वगैरह भी वर्क करता है। बिल्कुल, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा रीजन है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल ईडी के लिए एक बहुत बड़ा वजह है। ऐसे ही लोग तो डिस्लिपिडीमिया और ओबेसिटी में जाते हैं, जो वन ऑफ द रीजन है ईडी का। एक और चीज डॉक्टर साहब, ये जैसे सेक्सुअल हेल्थ की जब बात चल रही है तो सेक्सुअल हेल्थ में आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कोमॉर्बिडिटी वाले 30% हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जनरल पॉपुलेशन में 20% लोगों को ये प्रॉब्लम है। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स में दो आपने बता दिया कि एक साइकोलॉजिकल है, ऑर्गेनिक है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, इस ईडी के अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे एनिजाकुलेशन, डिक्रीज लिबिडो, आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है सेक्स, फिर इरेक्शन की बात ही कहाँ, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा एनिजाकुलेशन, आप सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इजाकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं स्पर्म को, ये एक बीमारी होती है। इसके अलावा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बाद जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है प्रीमैच्योर इजाकुलेशन। आप प्रीमैच्योरली आप इजाकुलेट कर जाते हैं परसिस्टेंटली हर पार्टनर के साथ, तो वो एक प्रॉब्लम। तो इस तरह से बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा आप देख लीजिए, आप इनफर्टिलिटी की संख्या बढ़ रही है। हाँ, इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी की संख्या एक बढ़ रही है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी सोसाइटी में, इनफर्टिलिटी की। लोग बड़ी डॉक्टर्स के पास बहुत दौड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मतलब एक ये कॉमन परसेप्शन है जो समाज का, वो ये है कि भाई तो अब समझ ही रहे हैं आप, इनफर्टाइल हैं, इनको दिक्कत है, लेकिन क्या उसका भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ से कोई रिलेशन है? बिल्कुल बिल्कुल, स्पर्म क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे आपकी फर्टिलिटी तय करेगी, आपकी फर्टिलिटी कैसी है स्पर्म क्वालिटी से। आपका स्पर्म क्वालिटी, आप क्या खाते हैं, आप क्या नशा करते हैं, आपको क्या बीमारियां हैं, आप क्या दवा लेते हैं, इस पे बिल्कुल आपकी स्पर्म क्वालिटी डिपेंड करती है। आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, उस पे आपकी स्पर्म की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो ये तो है ही, और इसके चलते भी मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी के पीछे और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भी हैं। इसके अलावा एक एज गैप अब बढ़ रहा है, लोग ज्यादा उम्र में शादियां कर रहे हैं, तो उसकी तरफ है। इसके अलावे नशे का सेवन कर रहे हैं, वो एक रीजन है। इसके अलावे बहुत सारे ड्रग हैं जो इसको हैम्पर कर रहे हैं, वो रीजन है। बहुत सारे रीजन है इसके। डॉक्टर साहब, आपने जितनी जानकारियां दी हमको, ये अगर इंसान, मुझे लगता है कि अगर इस पे ध्यान दे तो बहुत ये बड़ा आपने बताया, जो मेन सेक्सुअल हेल्थ को लेके और यूरिनल प्रॉब्लम्स को लेके एक बहुत बड़ी जानकारी दी है आपने। और सबसे पहले तो आपने जो ये हमको जानकारी दी और ये जो हम दर्शकों तक लेकर जाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम आपसे मिलेंगे और भी इश्यूज पे आपसे
बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं चाहूँगा कि ये आम जनता तक ये बात पहुँचे कि जी, उनको अगर कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम है, कुछ किडनी संबंधी प्रॉब्लम है, कोई स्टोन रिलेटेड डिजीज़ेज़ है, तो उनको अपने क्लिनिशियन से मिलने चाहिए। और अर्ली स्टेज में अब इतने आधुनिक उपचार उपलब्ध हो गए हैं, इतनी मशीनरी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो इसके अलावा चुकी अगर है। कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल, भी एकदम वो ओपनली तो बात करनी बात चाहिए। बिल्कुल बात करनी चाहिए। अगर आप अपने डॉक्टर से नहीं बात करेंगे तो किससे बात किससे करेंगे? बात करेंगे? बिल्कुल, कहा भी जाता है कि डॉक्टर और बिल्कुल, वकील बिल्कुल, 2 बिल्कुल। लोगों से कोई बात छुपानी नहीं छुपानी चाहिए। नहीं चाहिए। बताइएगा। और अपने क्लिनिक में हम उसके लिए एटमॉस्फेयर भी तैयार करते हैं और जी, लोगों से सेपरेटली उसको पूछने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मिलेंगे आपसे, फिर बात करेंगे कुछ अलग इश्यूज़ के साथ। अभी हमारा जो ये पॉडकास्ट है, अभी हमने शुरू किया है। आगे फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे और आपसे और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।